अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमने जो नावल शुरू किया हुआ है उसका नाम है पीर कामिल और इसकी अब हम शुरू करने लगे हैं एपिसोड 4। पहली दफ़ा इसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। इसके पीछे आने वाली ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए इसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछलकर एक दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर ज़मीन पर गिरा। इसकी कुछ पसलियां, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर्स हुए। तब इसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद इसे एक हादसा ही समझे, क्योंकि इसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल बाद इसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर इसे बचा लिया गया। पुल पर खड़े लोगों ने इसे इस रस्सी समेत बाहर खींच लिया था जिसके साथ बांधकर इसने खुद को नीचे गिराया था। इस बार इस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज़्यादा थी कि इसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर इसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सलार का बयान था, कुछ लड़कों ने इसकी गाड़ी को पुल के पास रोका और फिर इसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था इससे यूं ही लगता था कि इसे वाकई ही बांधकर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते इसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड इसके साथ तैनात कर दिया जो 24 घंटे इसके साथ रहता था, मगर तीसरी बार वो अपने माँ बाप की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। ख्वाब आवर गोलियों की एक बड़ी तादाद को पीसकर इसने खा लिया था। गोलियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मैदा वॉश करने के बावजूद अगले कई दिन वो बीमार रहा था। इस बार किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं हुई। इसने खान सामा के सामने इन गोलियों को पाउडर को दूध में डालकर पिया था। सिकंदर उस्मान और तैयबा सिकंदर शॉक्ड रह गए थे। पिछले दोनों वाक़यात भी उन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले इस बात पर एतबार क्यों किया। पूरा घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। इसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और ख़ानदान हर जगह खबरें फैल रही थी। वो इस बार इस बात से इनकार नहीं कर सका कि इसने खुदकुशी की कोशिश नहीं की थी, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि इसने ऐसा क्यों किया। भाई बहन, माँ या बाप, इसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। सिकंदर ए लेवल्स के बाद इसके बड़े भाइयों की तरह इसे बैरूने मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भिजवाना चाहते थे। वो जानते थे इसे कहीं भी ना सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा बल्कि स्कॉलरशिप भी, लेकिन इनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे और अब वो इस साइकोनालिस्ट के सामने मौजूद था जिसके पास सिकंदर उस्मान ने इसे अपने एक दोस्त के मशवरा पर भिजवाया था। ठीक है सलार, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सलार ने कंधे उचकाए। आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ? खुदकुशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फ़र्क होता है। तीनों दफ़ा तुम इत्तफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकुशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं इसे खुदकुशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ़ कैसी होती है। वो इसका चेहरा देखने लगा जो बड़े पुरसुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ़ तुम क्यों महसूस करना चाहते हो? बस ऐसे ही, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस समझ लें। साइकोनालिस्ट ने एक गहरी सांस लेकर इस 150 IQ लेवल वाले नौजवान को देखा जो अब छत को घूर रहा था। तो एक बार खुदकुशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ? ओह, तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे? यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूँ कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा इकटेसी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की इस इंतहा के बाद क्या है।
اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے ایکٹیسی میں آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار سپرائٹس کو دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہے، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں، آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get wild with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے، اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکونالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے ہو تم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی چاہیے؟ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکونالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بے اختیار قہقہ لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکونالسٹ نے اس طرح کے کئی سٹینٹس اس کے ساتھ کیے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکونالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو اس سے رکھتے تھے، اس سے ان کی محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیونگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا یہ جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار؟ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے۔ اوکے۔ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔
وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی، اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہیڈ فون لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں آ گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون اتار کر کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا اسٹاپ کا بٹن دبایا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے؟ اکیلے بیٹھے وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفعہ ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے سلاجہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی انداز میں کہا، غزلیں سن رہی ہوگی۔ وسیم نے خیال ظاہر کیا، تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ تم جتنے بیوقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے، آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی۔ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہی ہے، چلو اچھا، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا ہے تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا، کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سیریس یا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش؟ وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا، یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں، سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم۔ وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا، میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا، یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا، چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں۔ وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا،
कुंद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज नहीं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, कम अज़ कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं हैं। वो तो बाहर जाने वाला था ना। उमामा को अचानक याद आया, हाँ जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है इसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है इसका, मुझे बाज़ दफ़ा लगता है हिप्पियों के किसी कबीले से इसका ताल्लुक होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है इसे? कल मैं बाहर से आ रही थी तो देखा था, वो भी इसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साथ। लड़की? जीन्स वगैरह पहनी हुई थी इसने। वसीम ने चौंक कर दिलचस्पी लेते हुए कहा, हाँ मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। अरसा? वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया, इसकी एक गर्लफ्रेंड है? पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। उमामा ने उसे घोरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे इसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ तब शिबा थी, अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर इसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। उमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर इसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। उमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर भी मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी ख़रीदा भी नहीं। उमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं ख़रीद रहा हूँ इस्मा, बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फ़ोन इनका ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियाँ तोड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो ख़तरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने इसकी बात काट दी, तो क्या करेगी वो? मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैं जानती हूँ तुम इससे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफ़ा व नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। अमामा ने एक बार फिर इसकी मंगेतर का हवाला देते हुए इसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है, बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा, मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम अज़ कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी झलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। उमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा, वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया, वैसे ही कुछ खास नहीं। उमामा ने उठते हुए उसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर उमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं इसके, दर्जी से लेकर आई हूँ, आप इसे दे आए। सलमा ने हाशिम से कहा, भाई मैं बड़ा मसरूफ़ रहूँगा, लाहौर में कहाँ आता जाता फिरूँगा इसके हॉस्टल। हाशिम को कदरे तामल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो इसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे, इसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर को भेज दूँगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली, और तब उन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने को कहने की बजाय वो खुद उमामा के हॉस्टल चले आए। इसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने उमामा के लिए पैगाम भिजवाया और ख़ुद इंतज़ार करने लगे। इनका ख्याल था कि वो जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। इससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने इस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया थी, उमामा की बचपन की दोस्त, और इसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो?
मैं ठीक हूँ। मैं ये अमामा के कुछ कपड़े देने आया था, लाहौर आ रहा था तो इसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है मगर उन्होंने इसे बुलवाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, अमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ, आप ये पैकेट मुझे दे दें, मैं खुद इसे दे दूंगी। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलेक्स लैग के बाद वो वापस मुड़ गए। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई मगर अब इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी इस वक्त इसके चेहरे पर परेशानी को वाज़िया तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से इसका सामना हो गया जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। बात हुई तुम्हारी इसके वालिद से? वार्डन ने इसे देखते ही इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। जी, बात हुई। परेशानी वाला कोई मसला नहीं है, वो इस्लामाबाद में अपने घर पर ही है। इसके वालिद ये पैकेट लेकर आए थे। मेरे घर वालों ने मेरे कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अंकल लाहौर आ रहे थे तो मामा ने कहा कि वो ले जाए। अंकल ने गलती से यहाँ आकर मेरा नाम लेने के बजाय मामा का नाम ले दिया। जवेरिया ने एक ही सांस में कई झूठ रवानी से बोले। वार्डन ने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो परेशान ही हो गई थी कि मुझे तो वो वीकेंड पर घर जाने का कह कर गई है, तो फिर वो कहाँ है? वार्डन ने मुड़ते हुए कहा। जवेरिया पैकेट पकड़े अपने कमरे की तरफ चली आई। राबिया उसे देखते ही तीर की तरह इसकी तरफ आई। क्या हुआ, इस्लामाबाद में ही है वो? नहीं, जवेरिया ने मायूसी से सर हिलाया। माय गॉड, राबिया ने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके सीने पर रखे। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता, मुझसे तो इसने यही कहा था कि घर जा रही है, मगर वो घर नहीं गई। आखिर गई कहाँ है? उमामा ऐसी तो नहीं है, जवेरिया ने पैकेट बिस्तर पर फेंकते हुए कहा। वार्डन से क्या कहा तुमने? राबिया ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। क्या कहा? झूठ बोला है, और क्या कह सकती थी? ये बता देती कि वो इस्लामाबाद में नहीं है तो हॉस्टल में अभी हंगामा शुरू हो जाता, वो तो पुलिस को बुलवा लेती। जवेरिया ने नाखून काटते हुए कहा। और अंकल को, इनको क्या बताया है? राबिया ने पूछा। इनसे भी झूठ बोला है, यही कहा है कि वो मार्केट गई है। मगर अब क्या होगा? राबिया ने परेशानी के आलम में कहा। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर वो वापस ना आई तो मैं तो बुरी तरह पकड़ी जाऊंगी। सब यही समझेंगे कि मुझे इसके प्रोग्राम का पता था, इसलिए मैंने वार्डन और इसके घर वालों से सब कुछ छुपाया। जवेरिया की परेशानी बढ़ती जा रही थी। नहीं, कहीं अमामा को कोई हादसा ही पेश ना आ गया हो, वरना वो ऐसी लड़की तो नहीं है कि इस तरह राबिया को अचानक एक खदशे ने सताया। मगर अब हम क्या करें? हम तो किसी से इस बारे में मामले को डिस्कस भी नहीं कर सकते। जवेरिया ने नाखून कुतरते हुए कहा। ज़ैनब से बात करें, राबिया ने कहा। फॉर गॉड सिक राबिया, कभी तो अकल से काम ले लिया करो, इससे क्या बात करेंगे हम? जवेरिया ने झुंझला कर कहा। तो फिर इंतज़ार करते हैं, हो सकता है वो आज रात तक या कल तक आ जाए। अगर आ गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा, और अगर ना आई तो फिर हम वार्डन को सब कुछ सच सच बता देंगे। राबिया ने संजीदगी से सारे मामले पर गौर करते हुए तय किया। जवेरिया ने इसे देखा मगर इसके मशवरे पर कुछ कहा नहीं। परेशानी इसके चेहरे से झलक रही थी। जवेरिया और राबिया रात भर सो नहीं सके। वो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में थी। अगर वो ना आई तो क्या होगा, ये सवाल इनके सामने बार बार भयानक शक्लें बदल बदल कर आ रहा था। उन्हें अपना कैरियर डूबता हुआ नजर आ रहा था। उन्हें अंदाज़ा था कि इनके घर वाले ऐसे मामले पर कैसा रद्द अमल जाहिर करेंगे। वो उन्हें बुरी तरह मलामत करते, उन्हें अमामा के वालिद को सब कुछ साफ साफ ना बताने पर तनकीद का निशाना बनाते, और फिर वार्डन से सारे मामले को छुपाने पर भी नाराज़ होते। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि हकीकत सामने आने पर खुद हाशिम मुबीन और उनकी फैमिली का रद्द अमल क्या होगा। वो इस सारे मामले में इन दोनों के रोल को किस तरह देखेंगे। हॉस्टल में लड़कियां इनके बारे में किस तरह की बातें करेंगी, और फिर अगर ये मामला पुलिस केस बन गया तो पुलिस इनकी इस पर्दापोशी को क्या समझेगी, वो अंदाज़ा कर सकती थी। और इसीलिए बार बार इनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मगर सवाल ये पैदा होता था कि वो गई कहाँ और क्यों। वो दोनों इसके पिछले रवैयों का तज्ज़िया करने की कोशिश कर रही थी।
किस तरह पिछले 1 साल से वो बिल्कुल बदल गई थी। इसने इनके साथ घूमना फिरना बंद कर दिया था। वो उलझी उलझी रहने लगी थी। पढ़ाई में इसका अनमनाक भी कम हो गया था और इसकी कम गोई। और वो जो एक बार वो हमारे शॉपिंग के लिए जाने पर पीछे से गायब थी, तब भी वो यकीनन वहीं गई होगी जहां वो अब गई है। और हमने किस तरह बेवकूफ़ों की तरह इस पर एतबार कर लिया। राबिया को पिछली बातें याद आ रही थी, मगर उमामा ऐसी नहीं थी। मैं तो इसे बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। जवेरिया को अब भी इस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर लगती है, बस इंसान का किरदार कमज़ोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया इसकी मर्ज़ी से इसकी मंगनी हुई थी। वो और असजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। जवेरिया ने इसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ वो कहाँ है? मैंने तो मक्खी बनाकर इसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। इसके बाबा इससे मिलने यहाँ आए हैं। वो अपने घर से आए हैं तो जाहिर है वो घर पर नहीं होगी, और हमसे वो यही कहकर गई थी कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा। ऐसा भी तो हो सकता है इसे कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फ़ोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी, ताकि इसका भाई उसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी इसने इत्तला दी थी तो फिर इसके वहाँ ना पहुँचने पर वो लोग मुतमईन इत्मीनान से वहाँ बैठे होते। वो यहाँ हॉस्टल में फ़ोन करते और इसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ है जैसे इसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। राबिया ने इसके क़यास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ वो कभी भी एक माह में 2 बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी। और इसने वार्डन से ख़ास तौर पर यह कहकर इजाज़त ली थी, कोई ना कोई बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे। इसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी इसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो जो चाहे करते, ये इनका मसला होता। कम अज़ कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे। जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने इसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गई। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। उमामा वीकेंड पर हफ्ता को वापसी 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो इस दिन नहीं आई। इनके एहसास जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फिक रंगत और कांपते हुए हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आई। इनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने अमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। इसका बैग इसके कंधों पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधी कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे इनके पैरों के नीचे से निकलती हुई ज़मीन यकदम थम गई थी। इनकी रुकी हुई सांसें एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतक्का वो हेडलाइंस जो भूत बनकर इनके गिर्द नाच रही थी यकदम गायब हो गई, और इनकी जगह इस गुस्से और इश्ताल ने ले ली थी जो उन्हें उमामा की शक्ल देखकर आया था। वो इन्हें देख चुकी थी और अब इनकी तरफ बढ़ रही थी। इसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आई? सलाम दुआ के बाद इसने इनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोचेंगे। राबिया ने तंद व तेज लहजे में इससे कहा। उमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? उमामा ने कदरे तशवीश से पूछा। तुम ज़रा अंदर कमरे में आ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने इसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया कुछ कहे बगैर इन दोनों के पीछे आ गई।
उमामा हक्का बक्का थी और राबिया और जुवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख व तुर्श लहजे में इससे पूछा। इस्लामाबाद से। और कहाँ से? उमामा ने अपना बैग नीचे ज़मीन पर रख दिया। इसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तल किया। शर्म करो उमामा, इस तरह हमें धोखा देकर हमारी आंखों में धूल झोंक कर आखिर तुम साबित करना क्या चाहती हो? ये कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं। ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता। राबिया ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। कौन सा धोखा? कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? उमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जुवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ, इस्लामाबाद में। वहाँ से आज सीधा कॉलेज आई हूँ। और अब कॉलेज से? राबिया ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता। तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार उमामा ने भी कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। उमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो, इस्लामाबाद से आ रही हो? राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? उमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए। जुवेरिया ने कहा। उन्हें ये पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ? मैंने झूठ बोल दिया कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए, जुवेरिया ने कहा। उमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्टेप्स खोलते हुए कहा। नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू उमामा, मैं अब वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मज़ीद उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए। राबिया ने दो टोक अंदाज में इससे कहा। मामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने क्या किया है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। उमामा जवाब देने की बजाय दूसरे जूते के भी स्टेप्स खोलने लगी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जुवेरिया ने आगे बढ़कर उसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर लें। तुम जल्दबाजी मत करो। मगर इस ढीठ का इत्मीनान देखो, मजाल है ज़रा बराबर शर्मिंदगी भी इसके चेहरे पर झलक रही हो। राबिया ने गुस्से में उमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगी, इतना गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही गलती किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ, भागी भी नहीं हूँ। उमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आज़ाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जुवेरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? एक इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी और घर वालों को बताती या इनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती। वो कभी इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जुवेरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस आमेज़ अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे। उमामा ने इसकी बात के जवाब में कहा। कोई वक्त नहीं दे सकते तुम्हें वक्त दे ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापसी भी ना आओ। राबिया ने इस बार भी नाराज़ी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार इसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती, इसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्का ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती। उमामा ने माज़रत ख्वाना अंदाज में कहा।
तुम कम अज कम हम पर एतबार करके हमें बताकर जा सकती थी। जवेरिया ने कहा, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। उमामा ने कहा, कम अज कम मैं तुम्हारे किसी वादे किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उमामा ने इस बार कदरे कमज़ोर अंदाज में कहा, तुमको एहसास है कि तुम्हारी वजह से हमारा कैरियर हमारी ज़िंदगी किस तरह दांव पर लग गई थी। ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उमामा ने जैसे ही हथियार डालते हुए कहा, जब तक तुम ये नहीं बताओगी तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूँगी। राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। उमामा कुछ देर उसे देखती रही, फिर इसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो उसे? उमामा ने कहा, वो 4th ईयर की सबीहा? जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। उमामा ने सर हिलाया। मगर इसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है इससे मेरी। उमामा ने कहा, दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ इसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो इसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर इसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जुवेरिया ने एतराज़ करते हुए कहा, वो भी इसी तरह झूठ बोलकर। कम अज़ कम इसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। राबिया ने इसी लहजे में कहा, तुम इसे कॉल करके पूछ लो कि मैं इसके घर पर थी या नहीं। उमामा ने कहा, चलो ये मान लिया कि तुम इसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। उमामा खामोश रही। फिर कुछ देर बाद इसने कहा, मुझे इसकी मदद की ज़रूरत थी। इन दोनों ने हैरान होकर देखा, किस सिलसिले में? उमामा ने सर उठाया और पलकें झपकाए बगैर देखती रही। जवेरिया ने कुछ बेचैनी महसूस की। किस सिलसिले में? तुम अच्छी तरह जानती हो। उमामा ने कदरे मध्यम अंदाज में कहा, मैं? जवेरिया ने कुछ गड़बड़ाकर राबिया को देखा, जो अब बड़ी संजीदगी से इसे देख रही थी। हाँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। तुम पहलियां मत बुझवाओ, सीधी और साफ बात करो। जवेरिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। उमामा सर उठाकर खामोशी से उसने देखने लगी। फिर कुछ देर बाद शिकस्त खुर्दा अंदाज में इसने सर झुका दिया। बताओ, आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस दिन कॉलेज में उमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर उसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। उमामा को जैसे एक करंट सा लगा। इसने शौक और बेयकीनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोचकर तकलीफ़ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक अमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके लिए मुसलमान होना तो ज़रूरी है। उमामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तो तवक्का नहीं कर सकती थी जवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से इसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ भी कहा था ठीक कहा था। मामा पलके झपकाए बगैर उसे देखती रही। इसे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही थी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं इस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजानिब समझती हूँ। अगर वो कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो ये ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। और मामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी इसके साथ खड़ी हो गई। और मामा कुछ भी कहे बगैर वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो, आइंदा कभी तुम मुझसे बात तक मत करना। मामा ने भराए हुए लहजे में इससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। उमामा मेरी बात समझने की कोशिश करो। उमामा ने इसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे।
जवेरिया, मुझे कम अज़ कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने या जज्बात में आने की बजाय तुम ठंडे दिल व दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूँगी? जवेरिया ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि तुम में और तहरीम में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। इससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। उमामा के गालों पर आंसू बह रहे थे और वह मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी और मैंने तुम्हें पहले ही तनबिया कर दिया था कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज़ होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार ना करती। उमामा ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूँगी, जवेरिया ने कदरे मदाफाना अंदाज में कहा। इससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फ़िरका समझने की बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। उमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फ़िरके कम अज़ कम ये ईमान ज़रूर रखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस बार जवेरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। मामा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ मामा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली ने रुपए के असूल के लिए मज़हब बदला है। उमामा, मेरी बातों पर इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिल व दिमाग से उमामा ने जवेरिया की बात काट दी। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी किसी भी बात पर ठंडे दिल व दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूँ हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। उमामा ने जवाब में कुछ कहने की बजाय इस बार बहुत ज़ोर के झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज़ कदमों के साथ वहाँ से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशानी से इसे दूर जाते देखती रही। उमामा इस तरह नाराज़ नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़ये से शुरू हुआ था। उमामा इस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम इसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से इकट्ठे थे और ना सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि इनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपनी फ्रेंड्स में इससे उमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर इसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम इसके घर आने से कतराती थी। उमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती। वो घर से इजाज़त ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार उमामा ने खुद इन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन इसके बेतहाशा इसरार के बावजूद इन दोनों के वालिदैन उन्हें इसके घर आने की इजाज़त ना देते। इनके रवैये पर कुछ शाकी होकर इसने अपने वालिदैन से शिकायत की। तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं, ये लोग आम तौर पर हमारे फ़िरका को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर आने नहीं देते। एक बार इसकी अम्मी ने इसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई, हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते? उमामा को इनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते। ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं। इसकी अम्मी ने कहा, क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं? हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। उमामा ने कुछ उलझ कर कहा, हाँ बिल्कुल हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते। इसकी अम्मी ने कहा, क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े।
یہ تو انہیں قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ کون سیدھے راستے پر تھا، ہم یا یہ۔ مگر امی، مجھ سے تو انہوں نے کبھی مذہب پر کوئی بات نہیں کی، پھر مذہب مسئلہ کیسے بن گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر دوسرے کے گھر آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ امامہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ یہ بات انہیں کون سمجھائے؟ یہ لوگ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ خود انہیں ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس مولویوں کے کہنے میں آ کر ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ انہیں ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو یہ لوگ اس طرح نہ کریں، شاید پھر انہیں کچھ شعور آ جائے اور یہ لوگ بھی ہماری طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہاری فرینڈز اگر تمہارے گھر نہیں آتی تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی ان کے گھر مت جایا کرو۔ مگر امی، ان کی غلط فہمیاں تو دور ہونا چاہیے ہمارے بارے میں۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا، یہ کام تم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے ماں باپ مسلسل اپنے بچوں کو ہمارے خلاف برین واش کرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف زہر بھرتے رہتے ہیں۔ نہیں امی، وہ میری بیسٹ فرینڈز ہیں، ان کے میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں ان لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دوں گی تاکہ ان کے دل سے میرے بارے میں یہ غلط فہمیاں دور ہو سکے، پھر ہو سکتا ہے یہ ہمارے نبی کو بھی مان جائے۔ امامہ نے کہا، اس کی امی کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ آپ کو میری تجویز پسند نہیں آئی؟ ایسا نہیں ہے، تم ضرور انہیں اپنی کتابیں دو، مگر اس طریقے سے نہیں کہ انہیں یہ لگے کہ تم اپنے فرقہ کی ترویج کے لیے انہیں یہ کتابیں دے رہی ہو۔ تم انہیں یہ کہہ کر کتابیں دینا کہ تم چاہتی ہو کہ وہ ہمارے بارے میں جانیں، ہم کو زیادہ بہتر طریقے سے کچھ سمجھ سکے، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کتابوں کا ذکر وہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں، ورنہ وہ لوگ زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ امامہ نے ان کی بات پر سر ہلایا۔ اس کے چند دنوں بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے کر گئی تھی۔ بریک کے دوران وہ جب گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئی۔ میں تمہارے اور جویریہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو دکھاؤ۔ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکالی اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئی۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا، مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں میں تمہارے لیے لائی ہوں، امامہ نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ کس طرح کی غلط فہمیاں؟ وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے بارے میں ہیں، امامہ نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا بھی ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے واپس تھما دی۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تم کو کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کرے جسے تم اپنی کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کبھی اسے وہ کتابیں دینے کی حماقت ہی نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس کا احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
تم لوگوں کو اگر قرآن پر واقعی یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک ایک حرف پر یقین ہوتا۔ نبی ہونے میں اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقہ کی بے عزتی کر رہی ہو۔ امامہ نے آنکھوں میں ابھرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ وہ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا ہے جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دن ہونے پر کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو اور نہ اس بارے میں جس پر تم بات کر رہی ہو۔ تحریم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرتے ہو تو ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو کیا پھر ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا، لیکن ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا۔ بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی ہو کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، جبکہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والے تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا؟ امامہ نے قدرے لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم اپنے والد سے ذرا اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں۔ تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہیں وہ، تحریم نے کہا، اور یہ جو کتابیں تم ہمیں پیش کر رہی ہو انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا، ورنہ تمہیں پتہ ہوتا۔ ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں جویریہ تحریم کی اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی تھی، وہ صرف کن آنکھوں سے امامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک یہ دونوں باتیں صاف اور واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر مجھے کسی اور شخص
ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے دوستی چل رہی ہے، چلنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر نہ آنے کا تعلق ہے تو ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی اور بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو دوست کے گھر جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے اتنا ہی ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے یہ نیا مذہب اختیار کر کے اپنے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچن، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم؟ تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا پیسہ مل رہا ہے اس مذہب پر رہنے کے لیے؟ ہاں، تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے مگر غریب آدمی تھے، وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔